हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक जो है प्रभाजी आसवन विधि। ये विधि कार्बनिक पदार्थों के शुद्धिकरण में की जाती है। जो कार्बनिक पदार्थ अशुद्ध होते हैं उनको शुद्ध करने में ये विधि काम में ली जाती है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रभाजी जो आसवन विधि है, प्रभाजी आसवन विधि, ये विधि किस प्रकार के पदार्थों के शुद्धिकरण में की जाती है। सबसे पहले मेन मुद्दा यही होता है, प्रश्न यहीं से उठता है, किस प्रकार के जो कार्बनिक पदार्थ है उनको शुद्ध करने में इस विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, प्रभाजी आसवन विधि का। तो हम ये समझते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में इस विधि का प्रयोग किया जाता है जिनके क्वथनांकों में 40 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होता है। ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिनके क्वथनांकों में 40 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर होता है, उन पदार्थों के शुद्धिकरण में प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। कैसे, उदाहरण से समझो। जैसे कि आपके पास एक पदार्थ है ए और दूसरा पदार्थ है बी। दो पदार्थ है जो कि आपस में मिले हुए हैं, इनका मिश्रण है। तो ये मिश्रण क्या है? अशुद्ध है, क्योंकि दो पदार्थ आपस में घुले हुए हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे, अशुद्ध कहेंगे। यदि हमें ए और बी को अलग अलग करना है तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो पदार्थ है ये कौन कौन से पदार्थ आपस में घुले हुए हैं, उन पदार्थों के क्वथनांक क्या है, बीपी क्या है। तो जैसे माना कि जो पहला पदार्थ है इसका क्वथनांक आया 110 डिग्री है, 110 डिग्री है। और जो बी पदार्थ है इसका क्वथनांक है माना कि 120 डिग्री है। ठीक है, पदार्थ ए का क्वथनांक 110 डिग्री और बी पदार्थ का क्वथनांक 120 डिग्री है। तो इनका आप डिफरेंस कीजिए, इनके बीच में अंतर कीजिए। तो 120 में से 110 घटाएंगे तो कितने का अंतर आ जाएगा? 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ ए और बी के जो क्वथनांक है, इनके बॉइलिंग पॉइंट है, उनके बीच में जो क्वथनांक का अंतर आया वो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो इन पदार्थों का शुद्धिकरण हम कौन सी विधि के द्वारा करेंगे? तो यहाँ पर प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा हम इस विधि का इन पदार्थों का शुद्धिकरण करेंगे। इससे पहले हमने एक साधारण आसवन विधि डिस्कस कर ली है। उसमें मैंने आसवन किसे कहते हैं और वो कहाँ कब अप्लाई की जाती है। तो आप यहाँ से साधारण आसवन विधि, कौन सी? साधारण आसवन विधि और प्रभाजी आसवन विधि में अंतर कर सकते हैं। और ये अंतर वाला प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि साधारण आसवन विधि में तो 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर हो तो वहाँ पर हम साधारण आसवन विधि प्रयोग करेंगे, और जब 40 डिग्री सेल्सियस से कम क्वथनांक का अंतर हो तो वहाँ पर प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये साधारण आसवन विधि और प्रभाजी आसवन विधि के बीच में अंतर भी है। उसके बाद देखिए इनका सिद्धांत क्या है, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये कार्य करती है। तो इसका जो प्रिंसिपल सिद्धांत है यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो देखिए दो कोई मिश्रणीय द्रव है, उनके क्वथनांक प्राय, ठीक है ना। देखो दो मिश्रणीय द्रव है, जैसे ए और बी है। तो जैसे आप इसका वापस समझिए, उदाहरण से 110 डिग्री सेल्सियस है और इसका क्वथनांक 120 डिग्री सेल्सियस है। तो इन अब दोनों पदार्थों को आपस में मिला दिया तो इनका जो क्वथनांक हो जाएगा लगभग क्या हो जाएगा? 115 डिग्री सेल्सियस के बीच में हो जाएगा। यानी कि ये दोनों पदार्थ 115 डिग्री सेल्सियस इनका जो औसत जो है वो क्वथनांक हो गया। तो इनके आसपास ये पदार्थ जो है ये भाप में बनेंगे या इनका वाष्पन होगा। तो अब आप जैसे इनको गर्म करोगे तो इनमें से जो जिसका क्वथनांक है, जैसे कि पदार्थ ए का क्वथनांक है 110 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या करेगा? लगभग ये 112 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 113 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, या ये 110 डिग्री सेल्सियस यानी कि 110, 11, 12, 13 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये क्या होने लग जाएगा? इनका क्या होने? भाप में बदलने लग जाएगा। तो इसकी मात्रा क्या होती जाएगी? धीरे धीरे जैसे जैसे ये भाप में बन करके बाहर उड़ता जाएगा तो इसकी मात्रा उस बीकर में, प्रयोग में, जिस फ्लास्क के अंदर जो भी आपने काम में लिया उसमें इसकी मात्रा कम होती जाएगी। और बी पदार्थ की मात्रा तो एसिडिस रहेगी, क्योंकि इसकी भाप नहीं बन रही है, इसका क्वथनांक ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे ही हम देखेंगे कि 115 डिग्री सेल्सियस औसत इनका जो क्वथनांक आया था 115 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस 115 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो ए पदार्थ है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? उस बीकर से, फ्लास्क से
ठीक है, बाहर निकल जाएगा और शेष आपके उसमें क्या रह जाएगा, बी पदार्थ रह जाएगा। तो इस प्रकार से दो मिश्रणीय द्रवों को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं। और आपको मेन याद रखना है कि यदि दो पदार्थों के बीच में जो क्वथनांक का अंतर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से कम है तो उनका शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की आसवन विधि का चित्र आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे ये आपके कोई फ्लास्क है और यहाँ पर ये देखो प्रभाजी स्तंभ लगे होते हैं। इस प्रकार के क्या लगे होते हैं, ये प्रभाजी स्तंभ, ठीक है ना, जिन्हें प्रभाजक स्तंभ। और यहाँ से ये निकास नली होती है और यहाँ पर एक बीकर, ठीक है, या कोई फ्लास्क होता है जिसके अंदर वो पदार्थ जो वाष्प बन के आता है उसको यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ए पदार्थ का जैसे क्वथनांक कम था तो पहले वो वाष्प बन करके इस पदार्थ इस बीकर में या कोनिकल फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएगा और बी पदार्थ यहीं शेष रह जाएगा। तो इस प्रकार की आपकी ये प्रभाजी आसवन विधि है, ठीक है। अब इनके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने पेट्रोलियमी पदार्थ का नाम तो सुना ही होगा। पेट्रोलियमी पदार्थ, देखो पेट्रोलियमी पदार्थ जो होता है जिस चट्टानी तेल भी कहते हैं, इसे अधिक व्यावसायिक उपयोग के कारण इसे काला सोना भी कहते हैं। तो पेट्रोलियमी जो पदार्थ होता है जब ये पृथ्वी से खदान से माइन से निकाला जाता है तो ये क्या होता है, एक भूरे रंग का गाढ़ा द्रव होता है। इससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल tar, वैसलीन, इस प्रकार के बहुत सारे दुनिया भर के जो यौगिक है इनसे शुद्ध किए जाते हैं। तो वहाँ कौन सी विधि काम में ली जाती है, प्रभाजी आसवन विधि। कौन सी विधि, प्रभाजी आसवन विधि काम में ली जाती है। तो पेट्रोलियमी पदार्थ से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, डामर है, वैसलीन है, ठीक है, और भी स्नेहक पदार्थ जो बनते हैं उनका शुद्धिकरण भी प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन पदार्थों के क्वथनांकों में जो अंतर है वो 40 डिग्री सेल्सियस से कम ही है, ठीक है। इसलिए इनका जो शुद्धिकरण है पेट्रोलियमी पदार्थ का प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से बेंजीन और टोलुइन, बेंजीन और टोलुइन के बीच में यदि हम इनका क्वथनांक देखें तो वो भी 40 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण बेंजीन और टोलुइन का जो शुद्धिकरण वो भी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जा सकता है। एक उदाहरण और है, देखो मेथेनॉल और एसीटोन, मेथेनॉल और एसीटोन का शुद्धिकरण भी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। और ये उदाहरण जो है, ये फर्स्ट वाला उदाहरण और ये फोर्थ वाला उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है। जल और एसीटोन का जो शुद्धिकरण है वो भी प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए ठीक है, ये आपकी प्रभाजी आसवन विधि है। आशा करता हूँ कि आप इस विधि को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ये काम आपको करना। वीडियो को लाइक करें और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उससे संबंधित आप मुझे कमेंट करके अवगत कराएं ताकि मैं आपका जो प्रॉब्लम है उसको मैं सोल्व आउट कर सकूं, ठीक है। और अगर कोई कमी रह गई है तो मुझे आप बताएं, ठीक है ना, इस नोट्स में कि तो उसको अगले वीडियो में और सुधार करेंगे। अब आपके जो प्रश्न बनेंगे उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है कि ऐसे पदार्थ जिनके क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर नहीं है, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर है, तो उनका शोधन किस विधि द्वारा किया जाएगा, तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद जो पेट्रोलियम पदार्थ का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। ये भी प्रश्न बनता है। पेट्रोलियम पदार्थ से डीजल का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। समझ में आया ना, ठीक है ना। इसी प्रकार से जल और जल के अंदर एसीटोन घुल गया तो एसीटोन को का शुद्धिकरण किस विधि के द्वारा होगा, प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा होगा। क्योंकि जल का क्वथनांक तो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि एसीटोन का जो क्वथनांक होता है 80 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। तो एसीटोन क्या होगा, पहले ही वाष्पित हो जाएगा, जबकि शेष आपके फ्लास्क में या प्रयोग जो भी आप काम ले रहे हो बर्तन उसमें जल शेष रह जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी प्रभाजी आसवन विधि थी। जय हिंद, जय भारत।